अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ गुलफाम मुर्तज़ा। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग है। और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे 7 C's को। 7 C's मैंने इसके लिए स्लाइड्स बना दी हैं। ये स्लाइड्स की फ़ाइल भी शेयर कर दी है आपको और साथ ही लेक्चर भी देख लीजिएगा। 7 C's are basically the 7 principles which are very important for communication. We have discussed earlier that what is communication and what is business communication. The difference between these two communications have been discussed earlier. कम्युनिकेशन की यहाँ हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में बात करूँ तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस, थाट्स, इमोशंस बिटवीन द पीपल। और कम्युनिकेशन जो होती है वो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, when these ideas and thoughts are exchanged between the people and these are related to the business, then this is called business communication. बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है दैट इज़ रिटन एंड ओरल, दोनों तरीक़ों से कम्युनिकेशन को हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो जो इस कोर्स है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, इसमें दो मेजर चीज़ें हैं। ये रिटन कम्युनिकेशन को फोकस करता है और दो मेजर चीज़ें हैं, नंबर 1 लेटर्स एंड नंबर 2 रिपोर्ट्स। इसमें ज़्यादा आप यही सीखते हैं, इसका स्कोप इतना है आपकी बैचलर्स के लेवल पे। एक एडिशनल चीज़ जो आप उसमें करते हैं वो है सीवीज़ वगैरह डिवाइस करना, लेकिन लेटर्स और रिपोर्ट्स को ज़्यादा फोकस करता है। ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से जस्ट टच है। बहरहाल इधर इट इज़ ओरल और रिटन और इट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, दीज 7 प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ बेसिकली द कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी एंड करेक्टनेस। सो सबसे पहले मैंने इसको स्लाइड्स, इजी स्लाइड्स आपके लिए बना दी हैं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो सारा इजीली। इसमें जो सबसे पहले आ जाती हैं वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि मैसेज को कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीटनेस किस शक्ल में कंप्लीट होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट बुलेट में दिए हुए हैं। कंप्लीट इन इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए। कंटेंट मीन मवाद जो कुछ उसमें शामिल करना चाहते हैं, यानी आइडियाज़ सारे उसमें शामिल होने चाहिए। जो आइडियाज़ आप करना चाहते हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कोई बात मिसिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका अंदाज़ जो है उस पर बात कर रहा है, स्टाइल पे बात कर रहा है और लैंग्वेज पे बात कर रहा है, यानी लैंग्वेज भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो तब एक मैसेज ट्रू सेंस दूसरी पार्टी को कन्वे करेगा जो कि आप करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि कंप्लीटनेस, जब इन मुख्तलिफ टर्म्स में जब मैसेज कंप्लीट होगा तभी न सिर्फ ये कि जो आप बात करना चाहते हैं वो बात अगले को कन्वे हो जाएगी, बल्कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बनती है, साख भी बनती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्म किसी से कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रही है तो आपका जो लेटर लिखेंगे, जो लेटर आपने उनको भेजा, उस लेटर के अंदर तमाम चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे समो दिए गए हैं और उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई। उसकी लैंग्वेज, उसकी फॉर्म, शक्ल, पूरी बिज़नेस लेटर्स की अपनी एक फॉर्मेट होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, चैप्टर 3 में गालबन डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। तो फॉर्म उसका कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि पर्सनल राइटिंग, पर्सनल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स आर डिफरेंट एंड रिपोर्ट्स एंड लेटर्स आर अगेन डिफरेंट। उसकी फॉर्मेट का ख्याल रखा गया है, उसके अंदर जो बातें शामिल करनी थी वो शामिल की गई हैं, तो कंटेंट आ गया। उसमें जो हमारा रवैया, जो अंदाज़ होना चाहिए वो हमने शामिल, अंदाज़ हमारा ठीक है, टोन हमारी ठीक है, कर्टियस टोन होनी चाहिए, यू एटीट्यूड होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्टाइल और लैंग्वेज का हमने ख्याल रखा है, लैंग्वेज हमारी गलतियों से भरपूर तो नहीं है और लैंग्वेज हमारी अच्छी है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल में इजाफा होता है और इससे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू करते हैं। अच्छा, इसको कंप्लीटनेस, एक तो हमने ये देखा कि ऊपर उसके फॉर्म, कंटेंट, एटीट्यूड, स्टाइल और लैंग्वेज के हवाले से कंप्लीट होना चाहिए ताकि गुडविल हमें मिले। दूसरा बुलेट, तीसरा बुलेट में हम फैक्ट्स की बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स अगर रिक्वायर्ड है उस लेटर में, कुछ डाटा चाहिए, कुछ फैक्ट्स चाहिए, तो वो फैक्ट्स उसमें शामिल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, if I want to purchase some student chairs for my college
फॉर द BCom क्लासेस फॉर दिस न्यू बिल्डिंग। तो मुझे फैक्ट्स बताने हैं उसको, ताकि वो बंदा मुझे बता सके कि वो कि कौन सी कुर्सी हमारे लिए सूटेबल है और किस प्राइस पे है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं परचेज़ करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स चेयर अपने क्लासरूम्स के लिए, 3 क्लासरूम्स के लिए। तो मैंने उसको फैक्ट्स क्या बताने हैं, मैंने फैक्ट्स ये बताने हैं कि पर क्लास मेरे 40 स्टूडेंट्स हैं, प्लस मेरे रूम का साइज़ ये है, प्लस स्टूडेंट्स इस क्लास के हैं। तो जब ये फैक्ट्स उसको मिलेंगे तो वो ये एज्यूम करेगा कि कौन सी चेयर मेरे लिए सूटेबल है, और वो चेयर, उसके डिफरेंट मॉडल्स, उसकी प्राइसेस, वो सारी चीज़ें मुझे आगे से जवाब देगा। तो वो जवाब प्रॉपर आएगा, भरपूर आएगा, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस नहीं होंगे। तो फैक्ट्स, जहाँ जहाँ फैक्ट्स रिक्वायर्ड है वो फैक्ट्स शामिल करने चाहिए। कंसिडर रीडर्स बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट और नीड्स। अगला इंपॉर्टेंट, कंप्लीट सिर्फ यही नहीं कि आपने उसमें कंटेंट, एटीट्यूड, स्टाइल का ख्याल रखा, लैंग्वेज का ख्याल रखा और फैक्ट्स का ख्याल रखा, बल्कि ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए जो उसको बुरी लगे या जिससे मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हो। तो उसके लिए उसके मिजाज को समझना ज़रूरी है कि उस रीडर जो है जिसको आप लेटर लिखने जा रहे हैं, उसकी एजुकेशन क्या। ये जो रीडर की जब बात आएगी ना, रीडर की, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल टू whom वी आर सेंडिंग द मैसेज, द रीडर। अब वो किस क्लास का है, अब वो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी रिलीजियस थाट्स क्या हैं, उसकी पॉलिटिकल थाट्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, जब हम उसको राइट अप के अंदर लेके आएंगे तो हम कोई गलती नहीं करेंगे और वो प्रॉपरली कन्वे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटनेस के ज़ुमरे में आएंगी। रेफर टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, इसमें फिर किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, वो अभी आपको इसमें से समझ आएगा कि अगर कुछ आंसर्स पूछे गए हैं, आप आंसर टू इंक्वायरी दे रहे हैं, तो कंप्लीटनेस का मतलब है कि जितने क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं उतने क्वेश्चंस के आंसर करने। अगर आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं तो फिर जितने क्वेश्चंस करने चाहिए वो करें। अगर आप उसका आंसर लिख रहे हैं तो उन तमाम के आंसर्स होने चाहिए। जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करनी है, कुछ कमी नहीं करनी। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर रिक्वायर्ड है, देना चाहते हैं तो दे दें, कोई ये बेहतर चीज़ होगी इफ़ नेसेसरी। और आपने 5 W's और 1 H का ख्याल रखना है, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ वगैरह का। ये जो क्वेश्चन है 5 W's और 1 H से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको अगर सेटिस्फाई करेगी तो ये कंप्लीटनेस होगी। ठीक है। अच्छा, वाई कंप्लीटनेस इज़ रिक्वायर्ड। कंप्लीटनेस हमें क्यों चाहिए, क्यों हम कंप्लीटनेस की क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने लेटर में, अपनी रिपोर्ट में या इवन ओरल प्रेजेंटेशन में भी। तो उसमें ये है कि हमें उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। वाई कंप्लीटनेस रिक्वायर्ड, यानी व्हाट आर द बेनिफिट्स एक्चुअली। वाई कंप्लीटनेस इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है, उससे हमें रिजल्ट्स मिलेंगी, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल में इजाफा होगा। और जब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, और बाद में अगर गलत ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं तो कोई कानूनी मुकदमेबाजी नहीं होगी, लॉ सूट्स, और उस पर जो मनी और उस पर जो टाइम हमारा वो सारा बचेगा। लॉ सूट्स में मुकदमेबाजी, लिटिगेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनियों पे लोग दावे दायर कर देते हैं अब हर दो पार्टी का, तो वो नहीं होंगे क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुई है, कुछ कमी नहीं रह जाएगी। तो ये आगे कंप्लीटनेस से आगे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है वो कॉन्शियसनेस है। तो इसमें इसका मतलब होता है टू द पॉइंट, कॉन्साइजनेस, कॉन्साइजनेस मतलब होता है टू द पॉइंट होना, कॉन्साइज ना। तो टू द पॉइंट होने का मतलब ये है कि जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। जो बातें शामिल करनी है सिर्फ उन्हीं पे बात करनी चाहिए, एक बात। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसको शॉर्ट कर देना और इतना शॉर्ट कर देना कि जो ज़रूरी बातें वो मिस हो जाएं, तो उसको ब्रेविटी कहते हैं। ब्रेविटी नहीं करनी, हमने बातें सारी शामिल करनी हैं, लेकिन रिपीट भी एक तो नहीं करनी, एक गैर ज़रूरी चीज़ शामिल नहीं करनी, और उसको तवालत ज़्यादा नहीं देनी ताकि अगला जो है वो बोर हो, जो पढ़ रहा है वो उसका टाइम बचे, और वो टू द पॉइंट है, हमारी बात असल बात है उसको फौरी तौर पे पिक कर जाए। तो इसके लिए जो हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच, वी हैव डिस्कस दिस डायरेक्ट अप्रोच दैट इन आवर डायरेक्ट अप्रोच वी गिव द मेन आइडिया फर्स्ट, देन वी गिव डिटेल्स एंड अल्टीमेटली वी क्लोज द मैसेज।
सो दिस इज बेसिकली द 3 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट अप्रोच। मेन आइडिया पहले होता है, फिर उसकी डिटेलिंग होती है, डिटेलिंग के बाद अल्टीमेटली हम्बल क्लोजिंग होती है, तो वो डायरेक्ट अप्रोच में आ जाता है। तो डायरेक्ट अप्रोच के तहत बात करनी है, मेन आइडिया पहले रखना है। इससे हमारा टाइम बचता है, जब हमारा मैसेज टू द पॉइंट होता है, शॉर्ट मैसेज होता है, टू द पॉइंट होता है। लेकिन इररेलेवेंट चीज़ें शामिल निकालने का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीज़ भी शामिल कर दें। इट डज़ नॉट रेफर टू द ब्रेविटी, ब्रेविटी नहीं है। शॉर्टनेस का मतलब, इस ब्रेविटी का मतलब होता है कि कट शॉर्ट करना हर सूरत का, उसमें से कोई बात इंपॉर्टेंट भी मिस होती है तो होती रहे, भी ब्रेविटी होती है, ब्रेविटी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको शामिल करनी है। आपको डायरेक्ट होना है, आपको बहुत ज़्यादा लफाजी से काम नहीं लेना, वर्डी एक्सप्रेशन नहीं करना, और गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसको निकाल देना है और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शामिल करना है। रिपीट चीज़ें नहीं करनी, कोई बात बार बार नहीं आनी चाहिए। तो ये हम कहेंगे कि ये कॉन्साइजनेस हो गया है, मैसेज टू द पॉइंट हो गया। आगे तीसरा नंबर 3 पे हमारा कंसिडरेशन आ जाता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है दूसरे को कंसिडर करना। दूसरे को कंसिडर करने का मतलब होता है कि अपना बेनिफिट का ख्याल रखते रखते दूसरे के भी बेनिफिट का ख्याल रखना। तीसरे हवाले से अगर मैं इसको कहूँगा तो मैं कहूँगा इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़। ये नहीं हो सकता कि आप अपना फ़ायदा सोचें और दूसरी पार्टी की कास्ट पे अपना फ़ायदा सोचें, दूसरी को नुकसान जितना करना है करके तो अपना फ़ायदा सोचें, और इस तरीके से आप करें। ऐसी कम्युनिकेशन में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर भी लेते हैं तो वन टाइम ट्रांजेक्शन होती है, नेक्स्ट टाइम वो अल्टीमेटली उस ट्रांजेक्शन वो पार्टी दोबारा आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो जब दोनों पार्टीज़ का बेनिफिट होगा तो फिर ही आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। तो उसका ख्याल करना एक बात। दूसरा, उसका ख्याल रखने का मतलब है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि अपनी जगह पर रीडर को रख के सोचें। जो आपका रीडर है, जो आपका जिसको आप मुखातब हैं, एड्रेसी है, उसको अपनी जगह पे रख के सोचें कि आप उसकी जगह होते तो ये बात आपको लिखी जाती तो कैसी होती। विजुलाइज द रीडर, आप विजुलाइज करें। जब आप विजुलाइज करेंगे, उसको अपनी जगह पे रख के, आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचेंगे। जब अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचेंगे तो फिर आपको सही उसकी सिचुएशन समझ आएगी, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके हालात क्या हैं, ये समझ आएगी। तो फिर आपकी टोन, आपका अंदाज़, जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो चेंज जाएगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त पड़ती है व्हेन यू आर राइटिंग अ कलेक्शन लेटर। कलेक्शन लेटर आप लिखेंगे तो समटाइम आप हार्श या रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बंदा मुसलसल आपके पैसे नहीं दे रहा। तो इससे कंपनी को लॉस हो सकता है, उसकी गुडविल ख़राब हो सकती है। जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचेंगे, सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशन को, तो फिर आपको समझ आएगी। इसी तरह की, जिस तरह की आजकल सिचुएशन है, कोविड-19 का इशू है पूरी दुनिया के अंदर, एंड एवरी बिजनेस इज़ हिट बाय दिस कोविड-19 एंड दिस प्रॉब्लम। सो अगर कहीं पे कोई रिकवरी स्टक हुई है तो दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो हम उसको इस तरह की लेटर, उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो विजुअलाइजिंग द रीडर सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी को यू एटीट्यूड भी कहते हैं। तो हमें फिर प्लेजेंट और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। प्लेजेंट और पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर आपने कलेक्शन फॉर एग्जांपल ही करनी है तो आप पॉजिटिव रहें कि कोई वजह होगी जिस वजह से वो पैसे नहीं दे रहा है, दे देगा, आप आराम से उसकी बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे। तो प्लेजेंट और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। और आपने हर सूरत में, हर स्टेप पर, कम्युनिकेशन के हर स्टेप पर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट का ख्याल रखना है। उसके लिए आपको द पॉइंट्स फोकस करने होंगे। यू की बजाय, पहला पॉइंट है आई और यू की बजाय, आई और वी की बजाय यू पे फोकस करना है आपने। इसका मतलब है क्रेडिट, यू शुड गिव द क्रेडिट टू द अदर पार्टी। आई और वी का मतलब है कि आप सेल्फ सेंटर्ड है, फिर आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। अब यू पे फोकस करेंगे तो उसकी सिचुएशन को भी समझेंगे, तो उसको कंसिडर करने वाली बात, उसके बेनिफिट का ख्याल रख रहे होंगे अपने साथ साथ। फोकस ऑन मेंटल बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट, विन विन सिचुएशन। प्लेजेंट और पॉजिटिव फैक्ट्स को आपने फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी। और इंटीग्रिटी, मैसेज में इंटीग्रिटी अप्लाई करनी, यानी इंटीग्रिटी का मतलब एक वकार जो होता है, बिलो द बेल्ट या बिलो द लेवल कोई बात नहीं करनी होती। क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस में अगर बैड डेट्स भी होते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम भी आते हैं, तो बिज़नेस का पार्ट है। लेकिन आपकी जो गुडविल है, आपकी जो साख है, आपका जो लोगों को डील करने का, लोगों से बात करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का अंदाज़ है, वो बड़ा मैटर करता है। अगर एक जगह से थोड़ा लॉस हो रहा है तो उसके बेनिफिट्स आपको ह्यूज साइड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम अदर साइड्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द मार्केट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं।
अगला पॉइंट आ जाता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है मैसेज को कॉन्क्रीट करना, सॉलिड करना। अच्छा, मैसेज को सॉलिड बनाने का मतलब ये होता है कि क्लियर कट मैसेज जो है ना, उसकी क्लियर कट पिक्चर दूसरे के दिमाग में, वो क्लियर कट पिक्चर आपने एवोक करनी है। इसको कहते हैं कि कॉन्क्रीटनेस, यानी वर्ड्स आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि वो क्लियर कट, वो आइडिया जो है वो तस्वीरी शक्ल में पेंट कर देना आपने दूसरे के दिमाग के अंदर। तो ये इसको मैसेज को कॉन्क्रीटनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ़ यू वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट टू एनी पर्सन, तो उसको ऐसे अंदाज में बयान करें। आप प्रोडक्ट तो आपके सामने नहीं होगी, प्रोडक्ट तो आपके सामने नहीं है, तो इस अंदाज में बयान करें कि उसके दिमाग में पूरी एक पिक्चर बनती चली जाए। इसको पिक्टोरियल क्वालिटी भी कहते हैं, पिक्चर बनाना दूसरे के दिमाग में। तो उसकी कैसे बताते हैं आप, उसकी ये कैसे होगा, कैसे आप कर पाएंगे? आप उसकी आप बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे, इरेलेवेंट बात नहीं करेंगे, डेफिनेट होंगे। विविड का मतलब है क्लियर, और कोई वेग या जनरल बात नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ये कैसे होंगे, आप उसके लिए एक ऐसे नाउन, ऐसे वर्ब, ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे एडवर्ब्स, ये लैंग्वेज की हैं आपने पढ़ी हैं, ऐसे नाम हैं, ऐसे इनकी क्वालिटीज़ हैं, ये बयान करेंगे तो उससे उसकी पिक्चर एवोक होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप एक बाइक यंगस्टर्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी कंप्यूटर ज़ाहिर करने के लिए आप उस पर उसका कलर डिफाइन करना शुरू करेंगे, उसकी लुक डिफाइन करना शुरू करेंगे कि वो स्पोर्टी बाइक है, उसके टायर्स ऐसे हैं, उसका हैंडल ऐसा है, उसका स्पीडोमीटर ऐसा है, उसकी कलर स्कीम्स ऐसी हैं, उसके जो रिम हैं वो ऐसे हैं, मड गार्ड्स ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे जब करेंगे तो उसके दिमाग में पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। तो कंक्रीटनेस और सॉलिड होती चलेगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स से हट के कोई बात नहीं होगी, झूठ शामिल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपने शामिल करनी है, आपने डेफिनेट होना है, क्लियर होना है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है। वोकेबुलरी जो इस्तेमाल करनी है, विविड इमेज बिल्डिंग वोकेबुलरी, वर्ड्स मतलब है, और वर्ब्स आपने इस्तेमाल करने हैं जो कि क्लियर कट मीनिंग दे रहे हों। तो ये कॉन्क्रीट मैसेज कॉन्क्रीट होता चला जाएगा, सॉलिड होता चला जाएगा। जो आप कहना चाहते हैं वही बात दूसरे के दिमाग में जाएगी। फिर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब मैसेज क्लियर का मतलब ये है कि जो आप कहना चाहते हैं वो क्लियरली वो बंदा अंडरस्टैंड करे। अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो पहली बात तो ये है कि आप उसको, उस बंदे को समझना है कि वो बंदे का लेवल क्या है, और उसके लेवल पे जाके बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन सिंपल करें, बम्बेस्टिक वर्ड्स और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्डी होने की ज़रूरत नहीं है। जो बात अगले की समझ में आ जाती है उसको सिंपली और क्लियरली आपने बयान करना है। उसको सिंपली और क्लियरली बयान करने से पहले आपको फिर सिंपली और क्लियरिटी आपको खुद चाहिए। आप जितने खुद आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, उस जो चीज़, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को खुद पहले समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, अपनी थिंकिंग को कंप्लीट करें कि आपने क्या क्या बातें करनी, किस अंदाज में बातें करनी। अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल करें और थिंकिंग क्लियर करें। जब आपने सोच लिया तो आप बयान करने लगें। सेंटेंसेस आपके शॉर्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और आम और सादा फहम बात होनी चाहिए। वर्ड्स वो होने चाहिए जो आपको वर्ड से बल्कि स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स वो होने चाहिए जो आम फहम है, जो लोग रेगुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो सेम मीनिंग जाके आपके दिमाग में जो मतलब है वही दूसरे के दिमाग में भी वही चीज़ इवोक करे, वही पिक्चर बने। दूसरा, आपकी थिंकिंग क्लियर है, तो ये थिंकिंग क्लियर होगी तो आगे सजेशंस आपकी क्या हैं कि थिंक इन एडवांस, आपको पहले से सोच के रखना है। वर्ड्स आपने शॉर्ट और कन्वर्सेशनल इस्तेमाल करने हैं। सेंटेंसेस आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, प्लेन और इफेक्टिव होने चाहिए। फिर आपके पैराग्राफ्स होने चाहिए, और लिख रहे हैं ना क्योंकि लेटर्स और पैराग्राफ्स, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस भी आपको देनी है, तो क्लैरिटी आएगी। छठा इसमें आ जाती है कर्टसी। कर्टसी का मतलब है पोलाइट होना, नर्म अंदाज में बात करना, बी पोलाइट। यू एटीट्यूड में जब आप जाएंगे ना, यू एटीट्यूड में अब दूसरे का ख्याल करते हुए, दोनों के लिए विन विन सोचते हुए, अपने आप को दूसरे की जगह पे रखना, यानी कंसिडरेशन वाली बात है, तो फिर आप पोलाइट हो जाएंगे खुद ब खुद। पोलाइट होना और कर्टियस होना, ये एक मेंटल एटीट्यूड है, ये एक रवैया है, ये एक अंदाज है, ये इसको आपको अडॉप्ट करना है। और आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते करते आपकी एक ये हैबिट में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे यहाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हमारे कल्चर में, ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि ज़रा सी बात पे ब्लश अप हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और टफ़ और रफ़ अंदाज में बात करते हैं।
वही बात वही आप ज़रा बेहतर अंदाज में भी कर सकते हैं। यहाँ ज़रा जब आप बात कर रहे हैं, जब आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपको एटीट्यूड का बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, गुस्से में नहीं आना, कूल एंड कंपोजर में रहना है, कंपोज्ड रहना है। और फिर आपने नर्म अंदाज में, सख्त बात भी नर्म अंदाज में करनी है। इनडायरेक्ट वे होते हैं उसके बात करने के। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर आता है हमारे पास डेमो लेक्चर देने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, और हम उसको डेमो कहते हैं कि डेमो लेक्चर दें, तो अगर हमें वो कहते हैं कि हमें उसकी नहीं आया, उसका लेक्चर पसंद है, तो हम कह सकते हैं कि सॉरी जेंटलमैन, यू आर नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट सेलेक्टेड। तो ये रफ है, डिसकर्टीज से थोड़ा सा रवैया। अच्छा, इसका ये भी कहा सकता है कि बैठे तो उसको हम कह सकते हैं कि यार अच्छी चीज़ों को पहले हाईलाइट कर लें, आपकी आवाज़ अच्छी थी, आपकी ग्रिप अच्छी थी, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें तवज्जो की ज़रूरत है, हमें तवज्जो की ज़रूरत है। ये कहा ही नहीं कि ये एरिया में आपकी खामी है, ये नहीं कहा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और फिर उन लोगों उन चीज़ों को हाईलाइट किया। इससे वो थोड़ा पोलाइट, थोड़ा नरम हो गया, थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया। फिर हम कहते हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको पॉजिटिवली देखेंगे। मतलब है कि इस वक्त नहीं रखना आपको, लेकिन न के लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। ये कर्टियस एटीट्यूड है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है जो बंदे का डेवलप हो जाता है। तो बातें सारी वही हैं कि ये खामियां हैं, इस खामी की वजह से हम आपको नहीं रख रहे। तो बात करने का अंदाज़ है जो कि मुख्तलिफ है, तो ये अंदाज़ की बात कर रहे हैं वो कर्टिस में। स्ट्रेंथन बिजनेस रिलेशनशिप्स, इससे बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बियॉन्ड मेयरली पोलाइटनेस और प्रॉम्प्टनेस। ये पोलाइटनेस और प्रॉम्प्टनेस से आगे की बात है। कंसिडरेशन इसमें जो है हमारी, कंसिडरेशन का मतलब है जो हमें कंसिडर करनी है, जो पॉइंट्स हमें ख्याल रखने चाहिए। नंबर 1 यू एटीट्यूड है। नंबर 2 हमें लैंग्वेज का ख्याल रखना है, वो पोलाइट और प्लीजिंग होनी चाहिए। हमें मैसेज को फ़ौरन जवाब देना भी कर्टियसनेस है, कर्टसी है। जैसे जवाब हमें कोई अगर लेटर आता है तो उसका अच्छे टाइम पे जवाब दे देना भी कर्टसी है। और दूसरे के लिए बिलिटलिंग वर्ड्स, यानी उसको नीचा दिखाने वाले ऐसे आइडियाज़ और ऐसे टोन इस्तेमाल नहीं करने। इसके लिए हमें टैक्टफुल रहना पड़ता है, थाटफुल रहना पड़ता है, और दूसरों को अप्रिशिएट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल इसके ऊपर दी है कि ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बड़े टैक्टफुली इसको बताया कि हम आपको नहीं रख रहे। तो ये कर्टसी आ जाती है। उसके बाद आती है करेक्टनेस। 7 जो क्वालिटी है दैट इज़ करेक्टनेस। करेक्टनेस को लोग समझते हैं कि करेक्ट होना चाहिए मैसेज सिर्फ उसकी ग्रामर और लैंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। करेक्टनेस का मतलब जितनी पिछली 6 के 6 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स में शामिल हैं। उसमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स शामिल होंगे तो मैसेज करेक्ट होगा। यानी मैसेज के अंदर कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए, मैसेज के अंदर कर्टसी भी होनी चाहिए, उसके अंदर टू द पॉइंट भी होना चाहिए, रेलेवेंट भी नहीं होना चाहिए, वगैरह 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 जितने आपने प्रिंसिपल्स पीछे पढ़े सारे के सारे शामिल कर रहे हैं। अच्छा, करेक्ट कैसे होना चाहिए? करेक्ट वोकेबुलरी के हिसाब से होना चाहिए, फॉर्मेट के हिसाब से, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, कंपोजिशन, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा? इससे फेवरेबल इंप्रेशन आएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ कि पिछली 6 के 6 क्वालिटीज़ ये सारी शामिल कर लें तो करेक्टनेस हो जाएगा, यही एक्चुअली असल बात है। तो क्या है? नंबर 1 एक्सेप्टेबल फॉर्मेट को सिलेक्ट करें, जैसे हम फुल ब्लॉक स्टाइल इस्तेमाल करते हैं राइटिंग में, ठीक है। नंबर 2 वर्ड्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वर्ड्स, सेंटेंसेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्सप्रेशन और प्रिंसिपल्स, ऑल सी प्रिंसिपल्स है। वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में एरर ना आए ताकि, और दूसरों के समझ आने वाले। सेंटेंसेस छोटे छोटे और मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, गलती नहीं करनी, स्पेलिंग ग्रामर की भी गलती नहीं करनी, और मीनिंग के एतबार से भी क्लियर कट पिक्चर वो कर रहे हो, आइडिया मुकम्मल करने। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्यूरेट देने हैं, गलत बात नहीं करनी, और देने हैं जहाँ वहाँ हर सूरत देने। और डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फ़र्क करना, इम्तियाज़ करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली ट्रीट करना चाहिए लोगों को, और दूसरों को अपने बराबर समझना चाहिए जिनसे आप बात कर रहे हैं, और अप्लाई ऑल सी और बाकी सी की क्वालिटीज़ को अप्लाई करना। तो ये 7 C's हमारे आ जाते हैं। ये हमारा टॉपिक है बेटा, इसको आपने देख लेना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं अगला टॉपिक रेडी करके तो आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एनी टाइम मुझसे वो क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ओके।